हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को थोड़ा इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो में जो हमने किया था उसको हल्का सा रिकैप कराता हूं। लास्ट टाइम हमने एक कैपेसिटर कंसीडर किया था जिसको हमने चार्ज करना शुरू कर दिया था, और मैंने एक लूप कंसीडर कर ली थी जैसे कि ये। इस केस के अंदर मैंने बताया था कि इसके दो पार्ट हैं, या आप लूप के अंदर फॉर्मूला कहीं से भी लगा सकते हो, या तो फ्रंट साइड से या बैक साइड से, लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, आंसर सेम नहीं आया था। एक बार दोबारा बता देता हूं। पहले हमने फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया था जिसके अंदर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आईसी आया था, लेकिन जब हमने सेकंड केस के ऊपर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया तो हमारा बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो आया। और इक्वल टू जीरो आने का मतलब पता है क्या है? पॉइंट पी के ऊपर दोनों केसेस में वैल्यू सेम नहीं आई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कई मेरे जैसे होते जिनको ये बात समझ नहीं आई होगी लास्ट वीडियो में, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, आप ये सब कुछ ना कंसीडर करो। इसकी जगह आप क्या कर लो, एक कैपेसिटर ले लो इस तरह, इसके ऊपर आप चार्ज ग्रो करना शुरू कर दो एक सप्लाई देके। अब जैसे इसके ऊपर चार्ज ग्रो हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर टाइम पे और हर मूवमेंट के ऊपर वेरी कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आती होगी। अब जैसे ही मैं कोई मैग्नेटिक नीडल यहां रख दूंगा ना, वो डिफ्लेक्शन शो कर देगी, लेकिन कॉमन सेंस कहती है वो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई कंडक्शन करंट नहीं है और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया जाए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट, और नेट करंट कितना अंदर, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो। मगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही थी, तो एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है? वो गलत नहीं था, एम्पियर सर्किटल लॉ अधूरा था जिसको मैक्सवेल अंकल ने पूरा कर दिया। और मैक्सवेल अंकल ने उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म डाली जिसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। अब आपको डी फाई ई बाय डी टी का लॉजिक तो समझ आता होगा, दैट अगर मैग्नेटिक फील्ड करके, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करके इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकती है हमारे सर्किट में, तो उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पक्की बात है हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी उसकी वजह से। तो ये पार्ट तो आपको समझ आता है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, आज इसके ऊपर हमारा सारा लेक्चर चलेगा। आपने +1 के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशंस नामक एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर के अंदर आपने क्या सीखा, मैं आपको सार में बताता हूं, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, कि आप 1 मीटर को 1 लीटर पानी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। मतलब यू कैन ऐड ओनली लाइक क्वांटिटीज। 1 मीटर के अंदर 10 मीटर ही ऐड हो सकता है, 1 मीटर के अंदर 1 लीटर ऐड नहीं हो सकता। तो उसी तरह अंकल ने सोचा, अगर ये करंट है म्यू नॉट आईसी के अंदर, जो आईसी वैल्यू ये करंट की है, तो उसी तरह जो इसमें ऐड होगा वो भी क्या होगा, ऐड एक करंट। तो इसकी डायमेंशन करंट की बनेंगी। अभी मैं नीचे प्रूफ करके दिखाने लगा हूं, ध्यान से देख लेना। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि किसी टाइम पे चार्ज हो रहा है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सरफेस होगा ना, वो एक सर्कुलर सरफेस होगा। अगर इस पर्टिकुलर चीज को मैं घुमा के देखूं ना, मेरे को एक सर्कुलर शेप में पैरेलल प्लेट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ रही होगी। अब अगर मैं डी फाई ई बाई डी टी और बेसिकली चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लू ना, तो पता है क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ई डॉट डी ए। ओ यार ये क्या है, वो ये ओपन इंटीग्रल है। बेसिकली ये सरफेस ना ओपन है। लास्ट टाइम टेप का एग्जांपल लिया था, हमारी प्यारी टेप का, उम्मीद होगा याद होगा। तो उसी तरह ये सरफेस भी ओपन है, और इसके ओपन होने की वजह से यहाँ पे क्लोज्ड विनिटी के अंदर सर्कल नहीं लगाया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर मैं कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो क्या आती थी, अगर मैं इनफिनिट कैपेसिटर की बात करता था भाई, इसको ना, इस केस को मैं थोड़ा आइडियल मान के चल रहा हूं। इसके अंदर वैल्यू मैं मान लूंगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक और बात आपने पढ़ी होगी कि जैसे ही मैं कैपेसिटर के बाहर जाता था, चाहे दाएं चाहे बाएं या ऊपर नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी बाहर की तरफ, जीरो। ठीक है, तो जो सिर्फ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, वो सिर्फ इस प्लेट के एरिया के अंदर अंदर एग्जिस्ट करेगी। चाहे मैं बार वाला पॉइंट कंसीडर कर लूं, ये पॉइंट कंसीडर कर लूं, पॉइंट पी, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी ना, वो सिर्फ इस एरिया के अंदर ही होगी जो इस कैपेसिटर का प्लेट का एरिया है। यहां पे जो पॉइंट पी कंसीडर किया है वो पी ग्रेटर देन आर है ना, रेडियस इस पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के रेडियस से ज्यादा है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो पॉइंट पी है,
दो वो कैपेसिटर के बाहर है, लेकिन उसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पता है क्या है? वही होगा जो इस पर्टिकुलर वो इस प्लेट के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो मैं एरिया कंसीडर करूंगा ना, इस पर्टिकुलर प्लेट का ही करूंगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कौन सा? वो इस पर्टिकुलर, ओ यार ये जो पर्टिकुलर एक कैपेसिटर की प्लेट है ना, इसका एरिया लिखूंगा यहाँ पे इनटू ए। और ये मैंने सिग्मा टी क्यों लिखा है? और ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, क्योंकि जैसे इसके ऊपर चार्ज ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, क्यू टी। मैं उम्मीद करता हूं टी समझ आ गया होगा, क्यों आया यहाँ पे, विद टाइम चेंज कर रहा है मेरा चार्ज। तो डी फाई ई बाई डी टी कर दिया जाए तो वैल्यू क्या बचेगी? डी क्यू टी क्यू वेरिंग विद टाइम बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया की मौज डिवाइड, नीचे जो एरिया आया था उसके ऊपर एरिया के साथ मौज। तो क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को अगर बाहर निकाल लें, क्योंकि चार्ज ही टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी। ये किसकी वैल्यू आ गई? और ये वैल्यू आ गई मेरी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? और डी क्यू बाई डी टी करंट होता है। तो अब यहां पे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को हटाने के लिए हमने इस पर्टिकुलर टर्म को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, ताकि करंट के अंदर क्या ऐड हो सके? सिर्फ करंट। और ये रीजन है कि एप्सिलॉन नॉट को हमने मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है वो समझ लो। डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी एक पर्टिकुलर एरिया में से, या जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक एरिया में से अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी ना, ओनली देन डिस्प्लेसमेंट करंट विल अपीयर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट पता है किसके अंदर आता है? सिर्फ उन बॉडीज के अंदर जहां पे इंसुलेटिंग मीडियम हो। कौन सा मीडियम हो? इंसुलेटिंग। ओ भाई, अगर एक वायर कंसीडर कर लू ना, वायर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। यहां पे कौन सा करंट आएगा? कंडक्शन करंट। लेकिन अगर एक कैपेसिटर के बीच का एरिया कंसीडर करूं और मान लू कि इसके अंदर चार्ज वेरी कर रहा है, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है या डिके कर रहा है, तो इसके अंदर जो करंट आएगा ना, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन इसके अंदर अब कंडक्शन करंट नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी वायर से मैंने इसको कंडक्ट नहीं करवाया। ठीक है, आईडी करंट, जो आईडी करंट है ना, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट, और जो हमारा कंडक्शन करंट है, ये दोनों मिला के हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन पूरी करते हैं। ये मिला के हमारे सर्किट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये प्रूव करूंगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। लेकिन ये सब चीजें बताने से पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट बात इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है, अब इसको ध्यान से समझ लेना। हमारी जो कैपेसिटर प्लेट्स है ना, जो हमारी कैपेसिटर प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह है, ध्यान से देख लो। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये हमारी प्लेट्स हैं, ये हमारे कंडक्शन करंट की डायरेक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ रही होगी। और इसके बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर उसको हटा के मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की को ड्रॉ कर दूं, मान लो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जैसे इस पॉइंट P के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे ना फिंगर्स को कर्ल करके, और वो वैल्यू टेंजेंट आती थी, बेसिकली एक सर्कल बनता था कुछ इस तरह का, जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे देखूं वहां से टेंजेंट वैल्यू आती थी, वहां पे टेंजेंट वैल्यू आती थी मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन जो होती थी टेंजेंट आती थी। उसी तरह इसके अंदर भी सेम चीज होगी। वहां पे भी हर पॉइंट पे जहां पे मैं चेक करूंगा वहां पे डायरेक्शन क्या आएगी? टेंजेंट। क्या आएगी? टेंजेंट। क्या आएगी? टेंजेंट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसके अंदर? कुछ इस तरह। और इसका मतलब पता है क्या हो गया? जो हमारा, अगर मैं आईडी करंट मान लो इस तरह जा रहा है, ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो अगर मेरे को किसी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मेरे को अपनी फिंगर्स कर्ल करके टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो कुछ बाहर की तरफ आ जाएगी। पर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये लेफ्ट से राइट। इसका मतलब पता है क्या हो गया? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से के परपेंडिकुलर आते हैं। क्या आते हैं एक दूसरे से? परपेंडिकुलर। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। तो अगर ये बात है तो इसको कुछ इस तरह आप समझ लो, अगर मैं क्रॉस बना रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया? इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और अगर मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दूं ना, वो कुछ इस तरह बनती है, वो कुछ हर पर्टिकुलर पॉइंट के टेंजेंट बनेगी, यहां से इधर को जाएगी। अगर इस पॉइंट पे बात करूं नीचे को, तो ये फिगर बताती है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर को जा रही है, इस प्लेन के अंदर को जा रही है, कुछ अंदर की तरफ, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो ये बेस है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।